और बड़ी खबर लातेहार से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने लातेहार के चंदवा में ठेकेदार संतोष सिंह के आवास पर छापेमारी की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संतोष सिंह के बेटे मृत्युंजय पर माओवादियों को फंड मुहैया कराने का आरोप है और इसी को लेकर एनआईए की टीम ने आवास में सघन जांच की। एनआईए टीम को जांच के दौरान कई दस्तावेज सहित कैश भी मिले हैं। आपको बता दें कि लातेहार के चंदवा में पिछले साल 23 नवंबर को माओवादी हमले में 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इस मामले में गिरफ्तार नक्सलियों ने संतोष सिंह के बेटे मृत्युंजय से 5 लाख रुपए लेकर माओवादी कमांडर रविंद्र गंजू को पहुंचाने का खुलासा किया था। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी, यूएपीए और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज है। लातेहार जिले में एनआईए ने दस्तक दी है और एनआईए की छापा इस वक्त लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के संतोष सिंह के घर में पड़ रहा है। उनके द्वारा सूचना के अनुसार ये है कि उनके द्वारा जांच की जा रही है कि किस तरह से नक्सलियों के साथ साठगांठ है या फिर अन्य किस तरह की बात है, उसको लेकर के एनआईए अभी इसी घर में छापामारी कर रही है। पिछले 2 घंटे से एनआईए की टीम है वो पूरी गहनता से जांच कर रही है। देखना यह होगा कि आखिर जांच के बाद किस तरह का बात सामने आता है। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास तिवारी। और इस खबर पर विकास तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे एनआईए की कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, हालांकि पूछताछ जारी है। जी अलीम, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि एनआईए की जो कार्रवाई चल रही थी, कल लगभग 15 घंटों से भी ज्यादा तक छापेमारी चली संवेदक संतोष सिंह के घर पर और उसके बाद एनआईए की टीम को भारी मात्रा में कैश बरामद हुई है उनके घर से। उस कैश को एनआईए की टीम ने अपने साथ ले जाया गया है और एनआईए के द्वारा संवेदक को यह नोटिस दिया गया है कि आप इस कैश के एवज में अपना जो दस्तावेज है उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। जी अलीम, हालांकि अभी वर्तमान में एनआईए की टीम की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो भी कार्रवाई थी कल 15 से 16 घंटों तक चली, उसके बाद बरामद कैश को वो अपने साथ ले गए हैं। जी विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि जहां पर छापेमारी हुई है, गिरफ्तारी हुई है, उस पक्ष का क्या कुछ कहना है और आगे क्या एनआईए कार्रवाई कर सकती है? जी बता देना चाहूंगा कि जहां पे छापेमारी हुई है और वहां से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, हालांकि भारी मात्रा में कैश बरामद हुई है। उस एवज में उनके पीड़ित जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन लोगों का यह बताना है कि हम लोग काम के एवज में पैसा कैश रखना पड़ता है और सारा पैसा लीगल है, हम उनका नोटिस का जवाब देंगे। चलिए विकास, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। गिरफ्त में आया साइबर शातिर। पांचवी पास शातिर के आगे सब फेल। पांच भाषाओं का निकला जानकार। मराठी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ पर पकड़। कई राज्यों में फैला है ठगी का जाल। जी हां, जामताड़ा में पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को पकड़ा है। इसमें से सभी हिस्ट्री शीटर साइबर अपराधी हैं। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में कर्माटांड थाना के रिंगो चिंगो से बद्री मंडल और राजमणि मंडल शामिल हैं। वहीं पांडेडी से विक्रम दास और सुब्रत दास को गिरफ्तार किया गया है। इसमें रिंगो चिंगो का 5वीं पास, बद्री मंडल कन्नड़, मराठी और गुजराती फर्राटे से बोलता है। उस पर केरल के साथ महाराष्ट्र में भी ठगी का मामला दर्ज है। 5वीं पास व्यक्ति के इतना तेज दिमाग होने पर भले ही सवाल उठ रहे हों, लेकिन जानकारों का मानना है कि अगर ऐसे लोगों को शिक्षित कर राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया जाए तो जामताड़ा का भी साइबर कलंक से पीछा छूट सकेगा। इधर साइबर अपराधी के जारी रहने के बावजूद वजह से कानून के जानकार कानून के खामियों को ही ठहराते हैं। देखिए, बद्री मंडल है 5वां क्लास
पास है। वो लगभग 20 साल का 19-20 साल का लड़का है और साइबर अपराध में बुरी तरह से लिप्त है। इसके पहले वो केरला में वो साइबर अपराध में वहाँ आरोपित था, वहाँ जेल गया है। बॉम्बे में 2 केस में वो आरोपित था और जामताड़ा में भी आरोपित था। तो इसका नेटवर्क जो है वो इंटरस्टेट है। यहाँ का लोग जो है, जो कि यहाँ पे ठीक ढंग से अपने भाषा पर भी उसको पकड़ नहीं है, यहाँ की भाषा नहीं जानता, यहाँ का हिंदी नहीं जानता है। यही आदमी महाराष्ट्र जाता है, महाराष्ट्र का भाषा सीख लेता है, दिल्ली जाता है, दिल्ली का भाषा सीख लेता है, कन्नड़ सीख लेता है, गुजराती सीख लेता है। तो समझ सकते हैं कि ये आदमी का परवरिश जो है सही ढंग से नहीं हुआ। अगर इसका परवरिश सही ढंग से अगर होता, अगर इसको स्कूल कॉलेज अगर मिल जाता, यही सब तो आदमी ऊंचा बढ़ता है ना। जो साक्ष्य कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं वो पूर्ण नहीं होता है। जैसे आप एक फेक सीन यूज करते हुए अपराधी को सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन उसी फेक सीन से ही जो फेक ट्रांजैक्शन हुआ, जो चोरी की घटना हुई, वो सिद्ध नहीं हो पाती। सिमडेगा में हाथियों के उत्पात से लोग सहमे हुए हैं। टिटई टांगर थाना क्षेत्र के जोराम पावर हाउस के पास हाथियों का झुंड मौजूद है, जो यहां खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी है, जिसके बाद वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने में जुट गई है। दिख रहा है ना, लाइट दिखा, लाइट तुम्हारा है जी, सबको बोलो ना एक बार लाइट दिखा, लाइट तुम्हारा है जी। तो हाथियों के उत्पात से लोग सहमे हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथियों का एक बड़ा झुंड टिटई टांगर के आसपास के इलाके में मौजूद है और फसलों को जमकर नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं लोगों को ये भी डर सता रहा है कि ये हाथियों का झुंड कहीं रिहायशी इलाकों की तरफ मुड़ गया तो भारी तबाही मचा सकता है। देवघर का बाबा मंदिर आज से पूरे देश के भक्तों के लिए खोल दिया गया है। यही नहीं, दर्शन की समय सीमा सुबह 6 से 10 बजे से बढ़ाकर सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक कर दी गई है। 200 श्रद्धालुओं की जगह आज 1000 श्रद्धालुओं को पास जारी किया गया है। इन परिवर्तन के बाद बाबा मंदिर में रौनक लौट आई है। आज बड़ी संख्या में भक्त पूजा अर्चना करने पहुंचे। सभी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि पंडित समाज सरकार के फैसले के बाद भी नाराज दिख रहा है। पुरोहितों ने दर्शन की समय सीमा बढ़ाने के साथ ही लोगों की भी संख्या बढ़ाने की मांग की है। मेरा ये पहली बार का दर्शन है और बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा धाम का दर्शन हुआ, बढ़िया से दर्शन हुआ है। व्यवस्था भी बहुत अच्छा है, जो ऑनलाइन जो ये है व्यवस्था बहुत अच्छा बना हुआ है। दर्शन भी बहुत अच्छा हुआ। क्या परेशानी हुई थी इस दौरान? परेशानी भाई यही हुई थी कि झारखंड का 200 आदमी लोग पूजा कर रहा था, उसमें हम लोग को कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा था। सब लोग झारखंड का कुछ सामान खरीदते होते नहीं थे, सिर्फ हम लोग आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गया था। इससे हमें बहुत खुशी हुई कि अभी 1000 आदमी पूजा कर रहा है, वो भी भीड़ देखने को मिली, बहुत ज़्यादा पसंद हुए। 1000 आदमी ये हुआ ऊँट के मुँह में जीरा। हमारा यहाँ पंडा परिवार सिर्फ 5000 एक पंडा परिवार है। 5000 गुने 10 50,000 आदमी है। एक आदमी भी अगर दे तो 50,000 आदमी हो जाता है। ये 1000 आदमी सिर्फ हम लॉलीपॉप दिखाने का काम हुआ है और कुछ भी नहीं। बाबा मंदिर तो पहले से खुला हुआ था, लेकिन यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होने के कारण यहाँ का स्थानीय पुरोहित हो या दुकानदार हो, वो इसका विरोध कर रहे थे। कम से कम जो गाइडलाइन है उसका कुछ चेंज होना चाहिए। तो ऐसे में आज से स्थानीय प्रशासन के द्वारा सिर्फ 2 परिवर्तन किए गए हैं। पहला परिवर्तन है कि मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेगा और जो दूसरा जो है सो श्रद्धालुओं की संख्या में वो इजाफा हुआ है, यानी कि जो पहले 200 श्रद्धालु ई पास के माध्यम से जो जिनका सिर्फ स्थानीय झारखंड निवासियों का जो प्रवेश होता था वो बढ़कर 1000 हो गया है। यह मिला के कहें तो अब ई पास के अनुसार 1000 व्यक्ति प्रतिदिन पूजा दर्शन होगा, वो भी स्पर्श पूजा नहीं होगा, अर्घा के माध्यम से पूजा होगा। तो जैसे ही ये घोषणा हुई है और ये चालू हुआ है, ई पास के माध्यम से देश के और विदेश के कोई भी श्रद्धालु अब बाबा से दूर नहीं है, अब वो बाबा का दर्शन करने देवघर आ सकते। तो आप देख सकते हैं कि आज
पहला दिन है, इतनी से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच चुके हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। जिन कतारबद्ध होकर जो मानसिंगी से जो रूट लाइन है, जो मानसिंगी से कतारबद्ध होकर वो विभिन्न रास्तों से वो बाबा गर्भगृह पहुँचते हैं और अर्घा के माध्यम से जलार्पण करते हैं। कल तक विराम था, आज भी वहाँ पर अमल चमल देखने को मिल रहा है और श्रद्धालुओं की खुशी है। हालांकि अभी भी स्थानीय जो तीर्थ पुरोहित है वो नाराजगी है उनमें और उनका मानना है कि जहां 1000 हो वहां इसकी संख्या और बढ़ा दे, ताकि उनकी जो कोरोना काल में जो उनके सामने आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गई थी, विकट स्थिति, आर्थिक स्थिति जो विकट हो गई थी, उसका दूर हो सके। स्थानीय दुकानदार भी खुश हैं। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से ऋतुराज सिन्हा। कोलकाता की तर्ज पर जमशेदपुर शहर में भी धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जाती है। यहां करीब 450 जगहों पर पूजा होती है, जिसमें लाखों रुपए की प्रतिमा की बिक्री भी होती थी। लेकिन कोरोना को लेकर जारी सरकारी नियमों की वजह से मूर्तिकार बेहाल दिख रहे हैं। हर साल मूर्तिकार एक से बढ़कर एक मूर्ति बनाकर साल भर की जीविका का संसाधन जुटाते थे। इस साल पाबंदियों के बीच 4 फीट की मूर्ति बनानी है। वहीं ये भी मान्यता है कि 6 फीट से कम ऊंचाई की मूर्ति की पूजा नहीं की जा सकती। ऐसे में मूर्तिकार असमंजस में दिख रहे हैं। जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से नहीं हो रहा इस साल पूजा। और जैसे हम लोग का काम भी ज़्यादा होता था, 6 महीना 7 महीना काम होता था, अभी 15 दिन 20 दिन का अंदर है कंप्लीट करना पड़ रहा है। उस हिसाब से हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। जैसे हम लोग का रोज़गार भी कम हो जा रहा है और धीरे धीरे ऑर्डर भी हम लोग को कम मिला है। उस हिसाब से लिया जा रहा है कि जिस हिसाब से हम लोग कंप्लीट देने सकेंगे, उस हिसाब से लिया जा रहा है। और खूंटी से बड़ी खबर का रुख करते हैं। खूंटी में मवेशी व्यापारी की हत्या कर दी गई है। संजय पूर्ति की टांगी से काटकर हत्या की गई है। साइको थाना क्षेत्र के बलंगा गांव की यह घटना है, जहां पर मवेशी व्यापारी की हत्या की गई है। हालांकि पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है। और अरविंद कुमार से जानकारी लेते हैं। हमारे साथ खूंटी से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे पुलिस क्या कुछ कह रही है, हत्या के पीछे की वजह क्या है? जी अली, मैं बताना चाहूंगा कि खूंटी में लगातार एक सप्ताह के अंदर में ये 2 बड़ी घटना हुई। इससे पूर्व भी एक ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या हुई थी और आज देर रात ये बलंगा गांव में एक मवेशी व्यापारी थे, उनकी हत्या हुई है। हालांकि इनकी टांगी और धारदार हथियार से मारकर नृशंस तरीके से हत्या की गई है, गला काटकर हत्या की गई है। हालांकि अभी तक के हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। परिजनों के अनुसार में बता रहे हैं कि किसी से कोई विवाद नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी। वही पुलिस पूरे मामले को अभी जांच कर रही है। अभी कोई कारण क्या है इसके पीछे, हत्या के पीछे, ये पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से मवेशी व्यापारी बताया जा रहा है, उस हिसाब से लगता है कि या तो छिनतई का मामला हो सकता है या फिर कुछ और जो होता है कि मवेशी व्यापारी के ऊपर में जिस तरह से दबाव होता है सामाजिक स्तर पर, उस स्तर पर भी पुलिस जांच कर रही है। जी अलीम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।